दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की सीरीज़ चला रखी है, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। और पिछले लेक्चर में जो है हमने प्लेटो की पृष्ठभूमि में बात की थी। और प्लेटो की पृष्ठभूमि में हमने इसलिए बात की थी, देखो क्या होता है ना, जब भी हम किसी व्यक्ति को पढ़ते हैं, व्यक्ति विशेष को पढ़ते हैं ना, चाहे आप थिंकर्स को पढ़ रहे हो, चाहे आप पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की बात करो, बेसिकली एक चीज़ जो ज़रूरी हो जाती है ना, जब हम किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में, उनके विचारों को जानना चाह रहे हो, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले ये देखें कि उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि कैसी रही है ना, किन देश काल की परिस्थितियों से वो व्यक्ति जूझ रहा था, है ना। तो आप देखोगे कि बेसिकली एक व्यक्ति का जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो उसकी परिस्थितियों का परिणाम होता है ना। कोई व्यक्ति अगर कुछ सोच रहा है तो वो तब ना सोचेगा ना जब उसके आसपास वो चीज़ें घट रही होंगी जो उसे सोचने में मजबूर कर रही होंगी, ठीक है। तो उन पृष्ठभूमियों से हम किसी व्यक्ति का एक मूल्यांकन कर पाते हैं कि यार ये आदमी ना किस लेवल पे जाके सोचेगा, है ना। जैसे हम नेहरू जी की बात करें, ठीक है, तो नेहरू जी को हम बेसिकली जैसे ही नेहरू जी नाम आता है हम सोचते हैं यार ये व्यक्ति तो ना आइडियल टाइप सोचता होगा, आदर्श मूलक बातें करता होगा ना, कि हम जो है विश्व के लिए सोचेंगे, विश्व के को सबसे पहले रखेंगे, है ना। और जब हम जैसे ही इंदिरा गांधी से नरेंद्र मोदी जी पे आते हैं तो हम देखेंगे कि इनका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है ना। ये रियलिस्ट अप्रोच अपनाने लगते हैं, यथार्थवाद की ज़्यादा बात करते हैं कि देखो भैया दुनिया गई भाड़ में, पहले हम ये देखेंगे कि हमारे लिए क्या बेहतर है ना। पहले हम स्वहित पे ध्यान देंगे, स्वहित को पहले प्राप्त करेंगे, उसके बाद कुछ बचेगा तो हम विश्व के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम प्लेटो को समझे कल, तो हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि प्लेटो एक आइडियल पर्सपेक्टिव से अपनी बात रखते हैं, है ना। आदर्श की बात प्लेटो करते हैं, ठीक है। और आदर्श से मतलब क्या है, आदर्श से मतलब ये है कि क्या है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि क्या होना चाहिए, है ना। क्या सबसे अच्छी चीज़ जो है हम सोच सकते हैं, है ना। एक आइडियल क्या होना चाहिए, है ना। जैसे अगर हम प्लेटो का आज न्याय सिद्धांत पे बात करने वाले हैं, तो प्लेटो ये बताएंगे न्याय सिद्धांत में कि क्या आइडियल जस्टिस की अवधारणा है वो क्या है ना। फिर वो डिफाइन करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति के लिए हम न्याय बताएं तो व्यक्ति कब न्यायपूर्ण होगा, एक आइडियल स्टेज क्या होगी जब हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति न्यायपूर्ण है, ठीक है। और ऐसे ही जब हम राज्य के लिए न्याय देखेंगे प्लेटो के पर्सपेक्टिव से, तो प्लेटो बताएंगे कि कब राज्य न्यायपूर्ण माना जाएगा, ठीक है। एक आइडियल फॉर्म क्या होगी जब हम कह सकते हैं कि राज्य न्यायपूर्ण है ना। तो इस तरीके से हम जो है आज प्लेटो के न्याय सिद्धांत पे बात करेंगे और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो लेके चलेंगे हम। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, एक बार आपका अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो इस कॉन्सेप्ट के उस पे आप जो है मेंस में अपना आंसर लिख सकते हो, है ना। और यकीन मानो मेरा कि जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करते हो ना अपनी तैयारी के दौरान, कई सारे सब्जेक्ट्स में जो भी आप पढ़ रहे हो ना, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, और विभिन्न प्रकार के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं ना। हम पीएसआईआर पे बात कर रहे हैं तो पीएसआईआर के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, हम जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट के दम पे ही हम वहाँ आंसर लिखने की स्थिति में होते हैं, है ना। तो आप कभी भी बहुत सारी चीज़ों के पीछे मत भागो, आप ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट डेवलप करो कि कॉन्सेप्ट क्या है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होता है, अगर उसी कॉन्सेप्ट को 10 लोग डिफाइन करेंगे ना तो 10 लोगों का तरीका अलग होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट होगा ना वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। और उसी कॉन्सेप्ट पे जो है हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। सबसे पहले हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत से रिलेटेड कुछ मेन की पॉइंट समझ लेते हैं। उसके बाद प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या कहता है, प्लेटो व्यक्ति के लिए न्याय क्या बताते हैं, प्लेटो राज्य के लिए न्याय क्या बताते हैं, इन सबको आराम से रिलैक्स माइंड से हम समझेंगे, इनके क्रिटिक भी देखेंगे, इनका महत्व भी देखेंगे और एक निष्कर्ष भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ये सीरीज पीएसआईआर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं ना, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत बेसिकली है क्या, तो आप देखोगे सबसे पहला पॉइंट जो क्या है, पहला पॉइंट ये है
कि ये प्लेटो के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये प्लेटो के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्यों है? क्योंकि आपको पता है प्लेटो की एक बुक है द रिपब्लिक। अधिकांश बच्चों को ये पता होता है कि प्लेटो की सबसे मेन बुक जो है ना, क्लासिक बुक, ठीक है, क्लासिक बुक वो है द रिपब्लिक। लेकिन अधिकांश बच्चों को ये पता नहीं होता कि उसका पूरा नाम द रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस है। ठीक है, कंसर्निंग जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय से संबंधित। अब एक बात बताओ, जब किसी व्यक्ति की बुक है जो क्लासिक बुक है ना, क्लासिक बुक पिछले लेक्चर में हमने समझा था, क्लासिक बुक क्या होती है? क्लासिक बुक होती है जो देश काल से परे होती है ना, जो मानवता के लिए धरोहर होती है। क्लासिक बुक को हम जो है वर्तमान संदर्भ में भी अगर हम देखें ना, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी होती है जो आज भी प्रासंगिक होती है ना, इसलिए उनको जो है वैल्यू दी जाती है। जैसे प्लेटो की जो द रिपब्लिक है, कंसर्निंग जस्टिस, रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी क्लासिक्स बुक हैं। उन्हीं में से अगर आज हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो की बुक का जिक्र जो है हम कर रहे हैं। प्लेटो की बुक का नाम है द रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस। और इस बुक का जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ना, ये बुक बेसिकली लिखी गई न्याय के ऊपर है कि आखिरकार न्याय होता क्या है ना। सबसे पहले अगर न्याय पे किसी से कोई बात कर रहा है, आपने जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में सुना होगा। 20वीं शताब्दी में उन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया। तो बेसिकली वो तो 20वीं शताब्दी में दिया, आज उसको बहुत मान्यता प्राप्त है। लेकिन प्लेटो तो कितने साल पहले की ये बात कर रहे हैं, लगभग आज से 2500 साल पहले जो है बात कर रहे हैं ना। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था ना, वो इनके सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। ये अब तक की बात में हमें समझ आया है। ठीक है, और इसका जिक्र जो है इनकी जो क्लासिक बुक है द रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस, उसमें मिलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो प्लेटो के बारे में हमें जानना है वो क्या है कि ये जो है ना, न्याय को जो है कानूनी रूप में यानी लीगल रूप में परिभाषित नहीं करते हैं, है ना। जैसा कि आज मॉडर्न टाइम्स में हमने स्वीकार किया हुआ है ना, ये न्याय को नैतिकता के रूप में परिभाषित करते हैं कि भैया आइडियल फॉर्म ऑफ जस्टिस क्या होता है, ये क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे आज क्या है, न्याय को लीगल उसमें हम देखते हैं ना, तभी तो न्यायमूर्ति जो होते हैं उनको मतलब जो जस्टिस देते हैं उनको न्यायमूर्ति कहा जाता है। जहाँ न्याय मिलता है वहाँ न्यायालय होते हैं, और वहाँ पे कुछ बुक्स होती हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन है ना। हर चीज़ पहले से फिक्स है कि ये होगा तो ये सज़ा मिलेगी, ऐसा होगा तो ये अपराध माना जाएगा, है। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ये सब जो है ये क्या है, ये सब एक लीगल फॉर्म है जस्टिस का। ठीक है, लेकिन जो प्लेटो है ना, वो इसको लीगल फॉर्म में परिभाषित नहीं करते हैं। वो इसको इसके नैतिकता के रूप में इसको बताते हैं कि भैया न्याय जो है एक नैतिकता है, एक नैतिक मानक है, एक व्यक्ति के जीवन का मूल आदर्श है, व्यक्ति की सबसे बेहतरीन और सबसे आइडियल स्टेज अगर कुछ है ना न्याय में, तो वो जो है नैतिकता के रूप में न्याय है। ठीक है, तो प्लेटो उसी को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो अब तक हमें क्या समझ आया कि प्लेटो न्याय को नैतिकता के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, और प्लेटो जो है इसके न्याय के सिद्धांत को व्यवहारिक होने की बजाय आदर्श मूलक के रूप में ये बताते हैं ना। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यवहारिक होने के बजाय आदर्श मूलक है। अब इस बात का क्या मतलब है भैया? इस बात का मतलब ये है कि प्लेटो ये नहीं कहते हैं कि क्या है, प्लेटो ये कहते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से वो यूँ कहते हैं कि एक आदर्श क्या होना चाहिए, वो उस पर बात करते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि अब तक आप थोड़ी सी हल्की सी पृष्ठभूमि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में जाने, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्लेटो ने कैसे न्याय को परिभाषित किया है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेटो जो है न्याय के सिद्धांत के दो रूपों में विभाजित करते हैं न्याय के सिद्धांत को। और पहले वो बताते हैं कि भैया व्यक्ति जो है ना, उसके लिए न्याय क्या है, कब हम कहेंगे कि व्यक्ति न्यायपूर्ण है। ऐसे ही वो बताते हैं कि भाई राज्य के लिए न्याय क्या है ना, कब हम कहेंगे कि एक राज्य जो है वो न्यायपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले व्यक्ति से बात करते हैं, फिर अपन आगे न्याय पे समझेंगे, है ना। क्योंकि प्लेटो क्या कहते हैं, एक रफ जो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं आपको, प्लेटो बेसिकली यूँ कहते हैं कि जो राज्य है ना, वो व्यक्ति का ही वृहद रूप है ना। तो जिस प्रकार से व्यक्ति न्यायपूर्ण माना जाएगा ना, उसी प्रकार से राज्य भी अगर उसी चीज़ों को फॉलो कर रहा है तो तब राज्य न्यायपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो आप इस की पॉइंट को माइंड में रखना जो मैंने अभी कहा। अब व्यक्ति के लिए न्याय क्या है, पहले अपन ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो
प्लेटो यूँ कहते हैं कि मानव आत्मा में 3 गुण होते हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति की मानव आत्मा में 3 गुण होते हैं, ठीक है। 3 गुण होते हैं। एक गुण होता है बुद्धिमत्ता, एक होता है साहस और एक होता है इंद्रिय तृष्णा। प्लेटो यूँ कहते हैं कि ये तीनों गुण जो है ना, इस पॉइंट पे आओ, ये तीनों गुण जो है मानव आत्मा में अगर उचित अनुपात में है तो माना जाएगा कि व्यक्ति न्यायपूर्ण, व्यक्ति के लिए न्याय की सिद्धि होगी और व्यक्ति न्यायपूर्ण माना जाएगा। अब आप बोलोगे कि कैसे होगा भैया उचित अनुपात, तो इस चीज को समझो। बुद्धिमत्ता का गुण अगर किसी व्यक्ति में होगा ना, तो उसका जो है, प्लेटो कहते हैं ये बात है ना, मैं नहीं कह रहा हूं, प्लेटो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में बुद्धिमत्ता का गुण है तो वो उसका जो है प्रेम ज्ञान से होगा। और वो यूं कहता है कि ये गुण जिसमें प्रधानता होगी वो शासक वर्ग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? शासक वर्ग होगा वो। दूसरा गुण वो बताते हैं कि साहस का गुण। साहस का गुण जिसमें होगा वो वीरतापूर्ण कार्य करेगा। और बेसिकली जो वीरतापूर्ण कार्य करेंगे जो व्यक्ति, जो साहस का गुण की जिनमें प्रधानता होगी, वो सैनिक वर्ग कहलाएगा। और जिनमें इंद्रिय तृष्णा वाला गुण प्रबल होगा तो उनका क्या है, सांसारिक विषयों से लगाव होगा और वो वर्ग उत्पादक वर्ग कहलाएगा, ऐसा प्लेटो कहते हैं, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि ये 3 गुण हैं और ये गुण जिसमें प्रबल होंगे वो ये वर्ग में शामिल होगा। इस पे अपन ने बात की, ठीक है। जैसे बुद्धिमत्ता वाला शासक वर्ग होगा क्योंकि उसका लगाव ज्ञान से होगा, सिंपल। ऐसे ही शासक वर्ग जो होगा वो जिसमें साहस का गुण प्रदान होगा वो शासक वर्ग होगा क्योंकि वो वीरतापूर्ण कार्य करेगा। जिसमें इंद्रिय तृष्णा का गुण प्रबल होगा वो सांसारिक विषयों से लगाव रखेगा तो वो उत्पादक वर्ग में आएगा, ऐसा प्लेटो कहते हैं। अब प्लेटो ये कहते हैं कि तीनों गुण की उचित अनुपात होना चाहिए किसी भी व्यक्ति में, है ना। अब उचित अनुपात से क्या तात्पर्य है ये समझें अपन भैया। तीनों गुण तो अपन ने देख लिए, लेकिन उचित अनुपात का क्या अर्थ है ना, ये समझते हैं, ठीक है। तो प्लेटो कहते हैं कि उस गुण की प्रधानता हो जो उसके वर्ग का गुण है, ठीक है। उस गुण की प्रधानता अगर है जो उसके वर्ग का गुण है, तब हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में उसके गुणों का उचित अनुपात है। अब इस बात से क्या समझे आप? अब अभी हमने बात की कि मानव आत्मा में 3 गुण बताते हैं प्लेटो, ठीक है। नंबर 1, 2 और 3। अब उचित अनुपात से क्या अर्थ है? वो यूं कहते हैं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, वो बोलते हैं हर व्यक्ति में 3 गुण होंगे, लेकिन कोई सा एक गुण जो है ना वो प्रबल होगा, ठीक है। मान लो कि पहला गुण प्रबल है बुद्धिमत्ता वाला, तो फिर वो शासक वर्ग में शामिल होना चाहिए व्यक्ति क्योंकि उसका लगाव ज्ञान से होगा, ऐसा प्लेटो कहते हैं। और अगर मान लो दूसरा गुण प्रबल है तो फिर वो व्यक्ति सैनिक वर्ग में शामिल होगा क्योंकि उसका जो है वीरतापूर्ण कार्य में उसका लगाव होगा, साहस का गुण उसमें प्रबल होगा। और मान लो कि तीसरा गुण प्रबल है तो फिर वो व्यक्ति उत्पादक वर्ग में शामिल होगा। अब उचित अनुपात से अर्थ प्लेटो बताते हैं कि इन तीनों में से एक गुण प्रबल होगा, तब तो हम जो कहेंगे कि व्यक्ति के लिए न्यायपूर्ण है, अगर वो व्यक्ति जिस गुण की उसमें प्रबलता है अगर उस वर्ग का वो कार्य कर रहा है। अब मान लो कि मेरे अंदर जो है, मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरे अंदर मान लो कि अगर इंद्रिय तृष्णा का गुण है ना, तो मेरा सांसारिक विषयों से लगाव होना चाहिए, है ना, तो मैं उत्पादक वर्ग में शामिल होऊंगा। लेकिन मान लो कि मैं जो है साहस का कार्य करने लग जाऊँ, मेरी रुचि बन जाए कि यार मैं तो ना सैनिक बनूंगा, ठीक है, मैं तो ना युद्ध लड़ूंगा अपने राज्य के लिए, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया, ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए ना अन्याय हो गया, मैं न्यायपूर्ण नहीं हूँ फिर, हाँ, क्योंकि मेरे जो व्यक्तित्व का गुण है ना, जिस गुण की प्रबलता मेरे अंदर है, बेसिकली वो कहते हैं कि होते तो तीनों गुण है, मेरे अंदर भी तीनों गुण होंगे, बुद्धिमत्ता, साहस और इंद्रिय तृष्णा, लेकिन एक गुण प्रबल होगा, ऐसा प्लेटो कहते हैं। और अगर मैं उस गुण के हिसाब से काम नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं न्यायपूर्ण नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप समझ पाए हो कि प्लेटो क्या कहना चाहते हैं। प्लेटो ये कहना चाहते हैं कि 3 गुण हैं आपके अंदर, लेकिन एक गुण प्रबल होगा और उस गुण के साथ अगर आप जस्टिस कर रहे हो, उस गुण के अनुसार अगर आप व्यक्तिगत जीवन में अपना कार्य कर रहे हो तो फिर आप न्यायपूर्ण हो, और आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप न्यायपूर्ण नहीं हो, ठीक है। तो उम्मीद है आप प्लेटो का न्याय सिद्धांत, जो व्यक्ति के लिए न्याय क्या है, वो आप समझ पाए हो, ठीक है। देखो कितना आसान था ये, और बेकार में लोग डरते रहते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर प्लेटो क्या कहते हैं कि न्याय जो है ना वो मानव आत्मा की सबसे उचित अवस्था है, और न्याय
जो है वो कब होगा व्यक्ति के लिए, तब वो जब वो उसके अंदर जो प्रबल गुण है उसके साथ जस्टिस करेगा, है ना, उसके अनुसार उस वर्ग में रहेगा, है ना। और प्लेटो कहते हैं कि न्याय जो है मानव आत्मा की सबसे उचित अवस्था है। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि आप इतनी जो हमारी बात हुई है 12, 13, 14 मिनट में, उसमें आप समझ पाए हो कि प्लेटो व्यक्ति के लिए न्याय के लिए क्या कहते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं राज्य पे। ठीक है, अब प्लेटो कहते हैं कि जो राज्य है ना वो व्यक्ति का ही वृहद रूप है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भाई राज्य में कौन रहेगा, व्यक्ति रहेगा ना। तो प्लेटो क्या कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है। अब जिस प्रकार मानव आत्मा में 3 गुण होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार राज्य में भी 3 वर्ग होंगे, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, बुद्धिमत्ता गुण वाले कौन होंगे, शासक, क्योंकि उनका लगाव किससे होगा, ज्ञान से होगा। अगर साहस का गुण किसी में है तो वो वर्ग कौन होगा, शासक वर्ग होगा, क्योंकि उनका लगाव किस में होगा, वीरतापूर्ण कार्य में होगा। अगर किसी वर्ग विशेष का गुण जो है इंद्रिय तृष्णा है तो सांसारिक विषयों से उनका लगाव होगा, तो वो वर्ग कौन सा होगा, उत्पादक वर्ग होगा। तो बेसिकली आप मेरे को ये बताओ कि ये तीनों वर्ग रहेंगे कहाँ, राज्य में रहेंगे ना। तो फिर प्लेटो क्या कह रहे हैं कि राज्य जो है वो व्यक्ति का ही वृहद रूप है। ठीक है, तो इसके अनुसार प्लेटो राज्य और व्यक्ति में ना कोई मूल तात्विक अंतर नहीं बताते हैं। वो नहीं कहते कि इनमें कोई मूल तात्विक अंतर है, कुछ नहीं अंतर है, राज्य ही व्यक्ति का वृहद रूप है, ऐसा प्लेटो कहते हैं। ठीक है, तो अब राज्य के लिए न्याय क्या हुआ भैया, ये भी जाने अपन। ठीक है, प्लेटो यूं कहते हैं कि मानव आत्मा में तो फिर भी ये जो तीनों गुण है ना ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन राज्य में ना व्यापक रूप में पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। ठीक है, अब प्लेटो क्या कहते हैं, ऐसी बात प्लेटो क्यों कह रहे हैं कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, इस बात के लिए प्लेटो कहते हैं कि भैया राज्य जो होता है ना वो ओक के वृक्षों से, चट्टानों से, इनसे पैदा नहीं होता, बल्कि राज्य जो है वो उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के गुण और चरित्र कैसे हैं उससे डिपेंड करता है कि भाई राज्य का चरित्र कैसा होगा। जैसे कि एक एग्जांपल बताऊं, मैं एक नाम लेता हूं, अफगानिस्तान। क्या थॉट आया पहला माइंड में, थॉट क्या है, पाकिस्तान। पहला थॉट क्या आ रहा है माइंड में, झूठ मत बोलना, कसम है तुम्हें, विद्या कसम। पहला थॉट दिमाग में क्या आया होगा, अरे यार यहाँ तो कभी भी बम फट सकता है ना। आप समझ पाए मेरी बात, यानी हमारे दिमाग में क्या पर्सपेक्टिव है अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेके, कि यार यहाँ के लोगों का ना, यहाँ के लोगों का चरित्र खराब है तो कभी भी बम लगा देते हैं, है ना। आया नहीं आया दिमाग में थॉट, आया ना। यही चीज प्लेटो समझा रहे हैं आज से 2500 साल पहले। समझ में आई आपको कि जो राज्य होता है वो व्यक्ति का ही वृहद रूप है। ठीक है, तो इंडिया की जब बात करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि नहीं यार कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का शासन है सारी चीजें हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी है। तो व्यक्ति जो राज्य जो होता है ना, राज्य का चरित्र मैटर करता है कि उस राज्य में रहने वाले लोगों के गुण और चरित्र कैसे हैं, इस बात को समझना आप। ठीक है, ये प्लेटो कह रहे हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी कि प्लेटो क्यों कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट प्लेटो ने क्यों दिया है। ठीक है, और जब राज्य के विभिन्न वर्ग अपने कर्तव्य का पालन करते हैं ना, जो उनका कर्तव्य है, जिस गुण की उनके अंदर प्रधानता है, और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तब हम कहेंगे कि राज्य न्यायपूर्ण है। उम्मीद है आप समझ पाए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तब हम कहेंगे कि राज्य न्यायपूर्ण है, यानी कि राज्य के लिए न्याय कब होगा, राज्य न्यायपूर्ण कब होगा, जब उसमें रहने वाले व्यक्ति जो गुण की प्रधानता उस व्यक्ति के अंदर है, उस गुण की प्रधानता के अनुसार वो अपने उस वर्ग विशेष में जाता है, अपने कर्तव्यों का, तथाकथित कर्तव्यों का जो उसे मिले हैं उनका पालन करता है और दूसरे के काम में उंगली नहीं करता है, तब हम कहेंगे कि उस राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का चरित्र और गुण अच्छे हैं। तब हम कहेंगे, तब ये कहा जाएगा कि वो राज्य न्यायपूर्ण है। समझे आप इस बात को। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज में एक चीज समझ आती है हमें कि प्लेटो ने कर्तव्य पालन पे बहुत बल दिया है ना।
प्लेटो ने कर्तव्य पालन पे बहुत बल दिया है। ठीक है, तो प्लेटो के दर्शन में न्याय का अर्थ किस चीज से लिया जा सकता है? कर्तव्य पालन से लिया जा सकता है। ठीक है, और इसकी तुलना हम कहाँ से करेंगे? ठीक है, इसकी तुलना हम गीता सिद्धांत से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? गीता में जो सिद्धांत दिया गया है स्वधर्म पालन का, उससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं, है ना। गीता भी तो यूं ही कहती है कि भैया व्यक्ति को जो है अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। जो धर्म व्यक्ति विशेष का है, धर्म का अर्थ कर्तव्य के सेंस में भी लिया जाता है ना, और धर्म का अर्थ एक रिलीजन के सेंस में भी लिया जाता है। जब हम पॉलिटी में बात करेंगे तो सेकुलरिज्म वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो धर्म का अर्थ किस सेंस में कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है उस पर डेप्थ में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी धर्म का अर्थ कर्तव्य से लिया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता दूं, धर्मराज की उपाधि किसको थी? युधिष्ठिर को थी। ठीक है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य से कभी विचलित नहीं हुए। ठीक है, तो धर्म का अर्थ कर्तव्य पालन से भी लिया जाता है ना। तो प्लेटो यहाँ क्या क्या किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? प्लेटो के दर्शन में न्याय का अर्थ क्या है? कर्तव्य पालन। ठीक है, और इसकी तुलना हम जो है गीता सिद्धांत के स्वधर्म पालन से कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत में? हमने अभी व्यक्ति के लिए न्याय देख लिया, हमने अभी राज्य के लिए न्याय देख लिया, और मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं? मान लो कभी प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझाइए करके क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्रक्स क्या बताएंगे, है ना। व्यक्ति के लिए न्याय तो ये है, समझा दिया। राज्य के लिए न्याय ये है, समझा दिया। लेकिन कुछ की पॉइंट्स होते हैं ना, हमें आंसर राइटिंग में लिखने होते हैं मेंस में। ठीक है, और PSI और ऑप्शनल में। तो हमें पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में 3 सिद्धांत देखे जा सकते हैं। पहला तो कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। प्लेटो सबके लिए ना अलग अलग कार्य बांट देते हैं, कार्य की विशिष्टीकरण कर देते हैं वो, कि भैया शासक वर्ग जो है वो जो बुद्धिमत्ता वाले हैं वो शासन का कार्य करेंगे। ठीक है, जो इंद्रिय तृष्णा वाले हैं वो उत्पादन का कार्य करेंगे, जो साहस वाले हैं वो क्या करेंगे? सैनिक वर्ग का कार्य करेंगे, रक्षा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्लेटो ने हर व्यक्ति के लिए एक कार्य का विशिष्टीकरण कर दिया, कार्य का विशिष्ट स्वरूप हर व्यक्ति विशेष के लिए बांट दिया है उन्होंने। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो हमें समझ आया वो क्या है? कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? अहस्तक्षेप का सिद्धांत। ध्यान देना, अहस्तक्षेप का सिद्धांत। प्लेटो कहते हैं कि भैया दूसरे की उंगली मत करना, है ना, दूसरे के काम में अपन को उंगली नहीं करना है, अपने कर्तव्य पालन को जो है हमें करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। ठीक है, तो दूसरा क्या पॉइंट निकल के आ रहा है प्लेटो के न्याय सिद्धांत से? हस्तक्षेप का सिद्धांत। ठीक है, और तीसरा क्या निकल के आ रहा है? समरसता का सिद्धांत। अब बोलोगे यार समरसता का सिद्धांत कैसे? ये तो प्लेटो ने कहीं बात ही नहीं की। अरे भैया बात की है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का क्रक्स क्या है? अब एक बात बताओ, जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता है, अगर वो उस गुण का कर्तव्य कर रहा है, उस गुण का पालन कर रहा है, और दूसरे के काम में, दूसरे के कर्तव्य में वो हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, तो इससे समाज में समरसता होगी नहीं होगी? इससे समाज में समरसता होगी ना भाई, इससे राज्य में समरसता आएगी ना। तो तीसरा पॉइंट क्या है? समरसता का सिद्धांत। ठीक है, तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाए हो। अब अपन थोड़ा सा क्रिटिक भी देख लेते हैं ना, मीठा ही मीठा क्यों देखें, थोड़ा सा खट्टा भी देखेंगे, है ना, और क्रिटिक हमें लिखना होता है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना क्या कैसे कर सकते हैं अपन, है ना। कुछ शब्द यहाँ से भी लेंगे ताकि अपन जो एग्जाम ओरिएंटेड अपन अप्रोच लगाएंगे तो हमें वहाँ क्रिटिक भी लिखना होता है। ठीक है, तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना में हम पहला पॉइंट क्या लेंगे कि भाई साहब प्लेटो जी ने ना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण सिद्धांत दे दिया। अब आप बोलोगे कैसे, मतलब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण कैसे है? यार आप एक बात बताओ मेरे को, क्या ये कहीं लिखा हुआ है क्या कि हर व्यक्ति में 3 गुण ही होंगे? 3 गुण से ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना। तो पहली चीज तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है ये, है ना। मनमाने तरीके से मानव आत्मा के 3 गुण को स्वीकार करते हैं प्लेटो जी, तो ये तो गलत है ना भैया, है ना। किसी व्यक्ति में 4, 8, 10, 36 गुण, अरे यार जब शादी होती है ना मिलाए जाते हैं पति पत्नी के, और प्लेटो तो 3 पे ही है, यहाँ तो हमारे 36 है ना। तो पहला पॉइंट तो यही वो हो गया कि भैया प्लेटो जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो है मनमाने तरीके से बोल देते हैं कि व्यक्ति के जो है 3 गुण होते हैं। और हो सकता है कि तीन अब किसी में तीनों ही गुण प्रबल हो, है ना। कोई व्यक्ति है जो साहस भी रखता है और तीक्ष्ण बुद्धि का भी है और जो है सांसारिक मोह भी रखता है। ठीक है, यानी वो तो तीनों ही गुण में प्रबल हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आजकल तो 36 गुण प्रबल होते हैं लोगों में, लेकिन हम तो प्लेटो के पर्सपेक्टिव से देखें
तो प्लेटो तो कहते हैं कि एक गुण प्रबल होगा और उस गुण के साथ आपको जाना है तो आप न्यायपूर्ण हो, लेकिन हो सकता है किसी व्यक्ति में तीनों ही गुण प्रबल हो, है ना। ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है ना कि एक ही व्यक्ति विशेष में अगर एक ही गुण है तो वो उसी गुण को उसी कर्तव्य का पालन कर सकता है ना। व्यक्ति विशेष में बहुत सारी एबिलिटीज, बहुत सारी क्षमताएं होती है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक साथ तीनों ही गुण प्रबल हो, या फिर जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग गुण प्रबल हो जाए, है ना। पहले आप सोचो कि मैं आईएएस बनूंगा, बाद में आप सोचो कि नहीं यार आईएएस बन के तो क्या, एक काम करता हूँ नेता बन जाता हूँ, है ना। फिर आप सोचो अरे यार नेतागिरी में कुछ नहीं रखा, एक काम करता हूँ टीचर बन जाता हूँ, है ना। फिर टीचर पढ़ते 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 तो ऐसे क्या हुआ, आपने क्या 3 गुण चेंज कर लिए। पहले तो आप शासक बनना चाह रहे थे, सॉरी ऑफिसर बनना चाह रहे थे, सैनिक वैनिक से अपन इसकी तुलना कर सकते हैं आईएएस, ठीक है। उसके बाद आप जो है शासक बनना चाह रहे थे, नेता वेता बनने के लिए चले गए कि यार मैं तो नेता बनूंगा, शासक बनूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने अध्यापक की भूमिका निभाई, ठीक है। तो अलग अलग कर्तव्यों का आप पालन कर रहे हो, है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में जो है आपके अंदर अलग अलग गुणों की प्रधानता हो जाए, है ना। तो न्याय का सिद्धांत जो है ना भेदभावपूर्ण भी है। दूसरा पॉइंट क्या लेके चलेंगे, पहला तो अपन ने ये क्रिटिक लिया, ये नंबर 1 है, ठीक है। और इसी को अपन ने यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये नंबर 2 है। नंबर 2 कैसे है, भेदभावपूर्ण है, ठीक है। और इसकी तुलना जो है ना, हम क्या कह रहे हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत भेदभावपूर्ण है। भेदभावपूर्ण क्यों है भैया, क्योंकि ना प्लेटो 3 डिवीजन देते हैं अपने उसमें। प्लेटो जो शासक वर्ग है ना, जिनके अंदर बुद्धिमत्ता का गुण प्रबल है, उनको बोलते हैं सोने के व्यक्ति, अरे पीटी में क्वेश्चन भी था, ठीक है। और जो सैनिक वर्ग है उनको बोलते हैं चांदी के व्यक्ति, और जो उत्पादक वर्ग है उनको बोलते हैं कांसे के व्यक्ति, ठीक है। तो इसी चीज की तुलना अपन भारत में वर्ण व्यवस्था से करें तो ब्राह्मण वर्ग को हम शासक सोने के व्यक्ति कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्षत्रिय वर्ग को अपन चांदी के व्यक्ति कह सकते हैं, और कांसे के व्यक्ति, इसमें एक बिंदी लगेगी ऊपर, ठीक है। कांसे के व्यक्ति क्या है, वैश्य और शूद्रों को अपन इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली शूद्रों को तो इस चीज़ का वो अधिकार था नहीं उत्पादन का, लेकिन कहीं ना कहीं अपन इनको भी समाहित कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब उत्तर वैदिक काल के बाद आप धीरे धीरे देखोगे कि शूद्र भी जो है कई सारे उत्पादक कार्यों में शामिल हो गए थे ना। जब एंशिएंट इंडिया अपन पढ़ेंगे तो उस पर बात करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो आप देखोगे कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक तरीके से भेदभावपूर्ण भी था, ठीक है। तो 2 अपन ने क्रिटिक देखे। तीसरा क्रिटिक अपन देखेंगे जो बारकर महोदय करते हैं। बारकर बोलते हैं कि भैया वास्तव में प्लेटो का न्याय सिद्धांत तो न्याय सिद्धांत है ही नहीं। वो इस चीज को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इन्होंने कानूनी पक्ष की तो अवहेलना ही कर दी। भैया कानूनी पक्ष को देखे बिना आप कैसे डिफाइन कर सकते हो न्याय को, है ना। न्याय के बेसिकली न्याय को प्राप्त करने के लिए हमें रूल्स और रेगुलेशन तो चाहिए ना, एक लीगल अप्रोच चाहिए। तो बारकर महोदय कहते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है ना, बेसिकली वो न्याय का सिद्धांत है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके कानूनी पक्ष की तो अवहेलना ही कर दी। उन्होंने कानूनी पक्ष तो बताया ही नहीं कि भैया अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें ये दंड मिलेगा, ऐसा कर दोगे तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, है ना। कुछ तो कानूनी रूल्स और रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए थे ना, ठीक है। तो तीसरा जो क्रिटिक है वो ये है। और चौथा क्रिटिक जो हम देखेंगे ना, वो ये है कि आपको मैं ना आइडियल किंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा प्लेटो का। हम बात करेंगे प्लेटो का दार्शनिक शासक, ठीक है। जब शिक्षा व्यवस्था जो प्लेटो देंगे, शिक्षा व्यवस्था पे बात करेंगे अपन अगले टॉपिक में, तो उससे प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था से एक आइडियल शासक का जन्म होता है, एक आदर्श राजा का जन्म होगा। तो वो आदर्श राजा जो है ना वो तानाशाह होता है ना, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। क्योंकि प्लेटो यूँ कहते हैं कि जो आदर्श शासक है ना वो सबसे शानदार व्यक्तित्व होगा, है ना, क्योंकि वो एक प्रोसेस फॉलो करके बना होगा, है ना। तो वहां तक हर आदमी तो पहुंच नहीं पाएगा। तो उसके ऊपर ना प्लेटो ना कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल डिक्टेटर होगा, वो कुछ भी जो वो जिस तरीके से वो शासन करेगा वो सब न्यायपूर्ण होगा, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत आदर्श व्यक्ति है ना। तो बेसिकली प्लेटो के न्याय सिद्धांत से एक दार्शनिक शासक का जन्म, शासक का जन्म होगा जो तानाशाह पर आधारित होगा। तो इस चीज को तो हम आज स्वीकार ही नहीं कर सकते कि कोई किसी व्यक्ति विशेष को हम जो है इतनी पावर्स दे दें कि ये मान के कि भैया वो तो बहुत चमत्कारी व्यक्तित्व है और वो जो कर रहे हैं वो सब सही है ना। इस चीज को तो हम सिरे से खारिज करेंगे मॉडर्न टाइम्स में। तो एक क्रिटिक इनका ये भी बनता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत दार्शनिक शासक को जन्म देता है जो कि तानाशाही पर आधारित शासन व्यवस्था का धनी होगा, ठीक है। तो इस क्रिटिक के बाद ये हमने प्लेटो का क्रिटिक देख लिया, ठीक है। अब हम प्लेटो के महत्व को देख लेते हैं कि भैया प्लेटो का महत्व क्या है ना, इस पे भी देखेंगे। क्योंकि हमें क्या है ओवरऑल पर्सपेक्टिव डेवलप करना होता है किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। तो सबसे पहला महत्व जो है ना,
तो वो ये है कि पहले दार्शनिक है जिन्होंने न्याय के व्यवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, रॉल्स का न्याय सिद्धांत 20वीं शताब्दी में आता है। ये उनके दादा काका पापा से भी बहुत पुराने, यानी 2500 साल पहले ये बात कह रहे हैं न्याय पे। ठीक है, तो सबसे पहली बार अगर कोई न्याय का कॉन्सेप्ट व्यवस्थित रूप में सोचने की बात कर रहा है तो वो प्लेटो हैं, तो एक क्रेडिट अपन इनको ये देंगे। दूसरी चीज, न्याय व्यक्ति व राज्य दोनों के लिए जरूरी है, ये बात आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, ये सबसे पहले बात प्लेटो कहते हैं कि न्याय व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए जरूरी है, और ये बात आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है ना, नैतिकता की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, तो ये चीज भी हम देखते हैं कि जब जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है ना, वो ये बताता है कि भाई आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए आइडियल चीज क्या है जो आपको करनी चाहिए, है ना। तो नैतिकता के रूप में एक तरीके से मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो ये भी एक महत्व है। और चौथा पॉइंट जो है, रॉल्स ने भी ये स्वीकार किया है। मैंने बताया आपको 20वीं शताब्दी में थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत आप पढ़ोगे। ठीक है, तो रॉल्स ने भी ये स्वीकार किया है कि न्याय जो है ना, सभी सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। ठीक है, प्रथम सद्गुण है ये चीज तो होनी ही चाहिए सभी सामाजिक संस्थाओं में। अगर न्यायपूर्ण नहीं है ना कोई सी भी संस्था, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। और ये चीज़ प्लेटो ने कहा है, और प्लेटो की इस बात को रॉल्स भी स्वीकार करते हैं कि प्लेटो ने जो ये बात कही है ना, इस चीज़ को हमें स्वीकार करना चाहिए कि सभी सामाजिक संस्थाओं के लिए प्रथम सद्गुण अगर कुछ, फर्स्ट वर्च्यू अगर कुछ है ना, तो वो जो है न्याय है, जस्टिस है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट में अपन प्लेटो के न्याय सिद्धांत का महत्व बता सकते हैं। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाए हों। ठीक है, अब निष्कर्ष के तौर पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ ध्यान देना। ठीक है, निष्कर्ष में यद्यपि प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों को हम समकालीन परिस्थितियों में विभिन्न आलोचनाओं का सामना कर ये जो है इनका सिद्धांत करता है, हम देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि आज की परिस्थितियों में जो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत विभिन्न आलोचनाओं का सामना कर रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत एथेंस की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रतिपादित किया गया था, है ना। भाई उन्होंने तो वो जो सिद्धांत दिया वो उस दौर की परिस्थितियों के हिसाब से दिया ना। तो आज अगर आप इतनी आलोचनाएं कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लेटो 2500 साल पहले एथेंस की परिस्थितियों को देखते हुए न्याय की अवधारणा दे रहे हैं, है ना। तो प्लेटो की ये मांग कि शासक वर्ग को मोह से दूर रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, आधुनिक समाजों के लिए भी आदर्श प्रतीत होती है। प्लेटो कहते हैं जो आदर्श किंग जो प्लेटो का होता है ना, आइडियल किंग की जो अवधारणा वो देते हैं, तो वो कहते हैं कि जो शासक जो बनेगा ना, उसको जो है अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उसको जो है ना मोह से दूर रहना है, उसको किसी चीज़ में वो नहीं होना है कि वो अपने कर्तव्य से विचलित हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये इतनी बात जो है हम निष्कर्ष के तौर पे दे सकते हैं। मेरे को उम्मीद है कि आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा खासा प्लेटो के न्याय सिद्धांत पे 150 से 250 शब्दों का आपको एक आंसर फॉर्मेट तैयार हो गया होगा। ठीक है, और यकीन मानो इससे ज़्यादा अपन को कुछ नहीं पढ़ना होता है ना। और इतना भी आप अगर अपने एग्ज़ाम तक ले जाओगे ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ मैं तो, है ना। तो आप आज ही इस पे एक क्वेश्चन लिखिएगा, प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत है उस पे उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या है, न्याय सिद्धांत व्यक्ति के लिए न्याय क्या है, राज्य के लिए न्याय क्या है, ठीक है, इसका क्रिटिक क्या है, इसका महत्व क्या है, और एक निष्कर्ष लिखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। और अगले टॉपिक में हम प्लेटो के जो अगला सिद्धांत है, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत या फिर साम्यवाद का सिद्धांत, इनमें से किसी एक पे बात करेंगे। और इस सीरीज में हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक टॉपिक को व्यवस्थित तरीके से पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।